हुमायूं। हुमायूं के नाम का अर्थ है भाग्यवान, लेकिन हुमायूं का जीवन उसके नाम के अर्थ के बिल्कुल ही अपोजिट था। हुमायूं का पूरा जीवन विकट परिस्थितियों, परेशानी व संकटों से भरा था। वह अपने अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी सफलता से कोसों दूर रहा, और तो और वह आजीवन अपने शत्रुओं से बचाव के लिए छुपते छुपाते व भागते रहा था। उसके इस प्रकार के जीवन को देखते हुए इतिहासकार उसके बारे में कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर तो लड़खड़ाता रहा और मौत भी उसे लड़खड़ाते हुए ही मिली, क्योंकि हुमायूं की जो मृत्यु होती है वह उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम हुमायूं का जो शासन समय है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में जो हुमायूं का शासन समय है वह 1530 से 1540 ईस्वी तक का काउंट किया जाता है। दूसरे भाग में हम उसका शासन समय रखते हैं 1555 से 1556 ईस्वी तक का। इसमें यह केवल एक वर्ष ही शासन करता है और 1556 में अपने लाइब्रेरी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का जो शासनकाल है जो सदा के लिए अंत हो जाता है और हुमायूं संसार को हमेशा के लिए अलविदा कर जाते हैं। तो चलिए हुमायूं को और देख लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। पिता इनके बाबर थे और माता थी महाम बेगम, और हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो था, जिससे कि हमीदा बानो से हुमायूं का पुत्र अकबर होगा। और इनका एक और पुत्र था मिर्जा हकीम, जो कि इनकी दूसरी पत्नी से था। शिक्षा की बात करें तो हुमायूं एक विद्वान व्यक्ति था। हुमायूं को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, ज्योतिषी आदि जैसी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त था। और हुमायूं के भाइयों में बात करें तो हुमायूं 4 भाई थे, और हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिनके द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई है, और जो हुमायूं नामा है हुमायूं के जीवन को लेकर एक अच्छा सोर्स है। अब हुमायूं के सिंहासन की बात करें तो जब हुमायूं सिंहासन पर बैठता है तो वह 23 वर्ष का नवयुवक होता है। उसके पिता बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात ही 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं को दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठाते हैं, और इसके उपलक्ष्य में हुमायूं जो होता है आगरा, जौनपुर, दिल्ली समेत कंधार में अपने नए शासन के उद्घाटन की निशानी के तौर पर सिक्के पूरे इन जगहों पर बंटवाता है। अब सिंहासन पर बैठने के साथ ही हुमायूं के परेशानी वाले दिन, कठिनाइयों वाले दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो बाबर था, बाबर क्या था, उसने तो सिर्फ उत्तर भारत को विजय किया था, एक बड़े साम्राज्य को जीता था, बड़े साम्राज्य को बनाया था, लेकिन उसके लिए कोई भी शासन प्रबंध नहीं किया था, कोई सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था कायम नहीं कर पाया था, क्योंकि वह तो बस जीत के बाद ही थोड़े दिन जीवित रहा, उसके बाद मर गया। अब सिंहासन पर हुमायूं बैठता है, तो अब हुमायूं के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई अब तुम ही संभालोगे। तो बाबर क्या है, उसे विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य तो दे जाता है, साथ ही साथ हुमायूं को बहुत सारी कठिनाइयां भी मिल जाती हैं। कठिनाइयों में देखें तो सबसे पहले वही था, असंगठित थे सारे राज्य, उन सबको कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए अच्छी शासन प्रबंध नीति बनाई जाए, जिसमें कि टाइम लगना था। अब हुमायूं ने उसके लिए काम किया, उसके साथ उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे परेशानी खड़ी कर रही थी। जागीरदार थे जो कि बाबर की मृत्यु के बाद खुद को सोच रहे थे कि अब तो भाई बाबर मर गया है, क्यों ना हम अपने आप को स्वतंत्र कर लें। दूसरा, जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो उसे तो खजाना भी खाली मिला, ऊपर से इन लोगों की भी गलती थी। ये लोग जो मुगल्स थे ये क्या करते थे कि भाई हाँ, आज हम युद्ध जीत गए हैं, जिस स्थान से युद्ध जीता है वहाँ से खूब सारा धन लूटा और तब भी अपने सैनिकों में बांट दिया और काबुल कंधार भेज दिया। अब जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो उसको तो खजाना भी खाली मिला, वो भी उसको प्रॉब्लम कर रही। फिर सेना से भी निपटना था, उसकी सेना भी जो बेमेल थी, उसमें अलग अलग जाति के लोग शामिल थे, जैसे उसमें चगताई, उज्बेक, मुगल, ईरानी, अफगान लोग शामिल थे, जो कि अपने अपने लिए लड़ रहे थे, अपने अपनी जाति के लिए, जाति से अपने आप को देख रहे थे। दूसरी फिर हिंदुस्तान की प्रजा वैसे फिराक में थी कि भाई बाबर तो मर गया है, ये लोग दूसरे देश के लोग हैं और इन्हें तो भाग ही जाना चाहिए, इनको भगा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा देश हमें मिल जाएगा।
और प्रॉब्लम्स में देखें तो हुमायूं को बाहर के दुश्मनों से तो ठीक है, उनसे तो उसे निपटना ही था, साथ ही साथ घर में उसके दुश्मन बन रहे थे, उसको अपने भाइयों से और रिश्तेदारों से भी निपटना था, क्योंकि उसके जो भाई थे वो भी उसे अलग परेशान कर रहे थे। वो खुद ही सोच रहे थे कि इसको हटा के हम खुद ही क्यों ना सिंहासन पर कब्जा कर लें। दूसरे उसके रिश्तेदार भी थे, वे अपने आप को अलग से सिंहासन का दावेदार मान रहे थे। और जो लास्ट अगर देखा जाए तो अफगान शत्रु जो सबसे बड़ा जो हुमायूं की लाइफ का पार्ट होगा, कि अफगान शत्रु जिसमें 3 अफगान शत्रु ऐसे थे जिनसे कि हुमायूं को निपटना था। उसमें था पहला महमूद लोदी, फिर दूसरा था बहादुर शाह और तीसरा शेर खां। और हुमायूं और शेर खां के किस्से तो इतिहास में है ही फेमस। और जो हुमायूं के जीवन में या हुमायूं का नाम लेते ही शेर खां का नाम या शेर शाह सूरी जिनको हम कहते हैं उनका नाम ना आए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यही शेर शाह सूरी हैं जो हुमायूं को भारत से भगा देते हैं। और हुमायूं जब भारत छोड़ के भागता है तो फिर से भारत में अफगान वंश की स्थापना करते हैं। और जो मुगल्स का जो पीरियड है वो एक टाइम के लिए कह सकते हैं कि स्थगित हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है। और सोचते हैं कि भाई अब तो मुगल्स का बस इतना ही टाइम था, अब मुगल्स भारत में वापस कभी नहीं आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जब हुमायूं सिंहासन पर बैठता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि हुमायूं के जो अफगान शत्रु थे उनके साथ किस प्रकार का स्ट्रगल रहा था, उनके साथ कैसे कैसे संघर्ष हुए थे, किस ईयर का संघर्ष है। तो चलिए आप वो भी डिटेल में जानते हैं। हुमायूं के पहले अफगान शत्रु की बात करें तो वह था महमूद लोदी। तो यह वही महमूद लोदी है बच्चों जिसे बाबर ने हराया तो ज़रूर था, लेकिन उसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचला नहीं था। अब यह हुमायूं के समय में क्या करता है, बंगाल के शासक के पास भागकर चला जाता है और बंगाल की शासक की सहायता से यह अपने राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए जोर देने लगता है। दूसरे अफगान शत्रु की बात करें तो वह था बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था और यह एक बड़े साम्राज्य का, विशाल संसाधनों वाला और शक्तिशाली सेना का स्वामी था। और यह आगे उस समय हुमायूं के लिए सबसे अधिक खतरनाक शत्रु साबित हो सकता था। इसलिए हुमायूं और इन दोनों का युद्ध होना तो ज़रूरी था, क्योंकि जो ये शासक है बहादुर शाह, यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। यह भी अपने मन में सपने संजो रहा था कि अगर मैं इन मुगलों को भारत से भगा दूं तो आगे जाकर मैं भारत पर अपने अफगान साम्राज्य की स्थापना करूंगा। उधर अगर हुमायूं को भी अगर भारत में रुकना है, राज करना है, तो हुमायूं के लिए भी कंपलसरी था कि उसे इस शासक की शक्ति को कुचलना था। तो बच्चों कोई भी देश हुआ तो एक देश में कोई 2 शासक तो राज कर ही नहीं सकते हैं, कोई एक ही शासक बनेगा और वही राज करेगा। तो इस कारण से इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है और आखिरकार 1534 और 1535 ईस्वी में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। हुमायूं 1534 से युद्ध शुरू करते करते इसके राज्यों व किलों पर अधिकार करते करते 1535 ईस्वी में मालवा पहुंचता है, जहां इसका सामना बहादुर शाह से होता है। वहां बहादुर शाह और हुमायूं दोनों लड़ते हैं, जिसमें बहादुर शाह अपने को कमज़ोर मानता हुआ वहां से भाग जाता है। वह मालवा से भागते हुए खंबात में जगह का नाम है कैम्बे, और कैम्बे से होता हुआ यह दियो द्वीप चला जाता है। और दियो द्वीप जाने से पहले ये कैम्बे में 100 जहाज के बेड़े होते हैं, उनको भी नष्ट करके चला जाता है कि कहीं मुगल इन जहाज़ों द्वारा कैम्बे से दियो द्वीप तक इसका पीछा ना कर सकें। फिर क्या था, मुगलों को आसानी से बहादुर शाह के सारे राज्यों पर, गुजरात पर अधिकार मिल जाता है और 1535 में मुगल सेना कैम्बे में खूब लूटमार करती है और बहुत सारा धन भी प्राप्त करती है। यहाँ पर मैं हुमायूं द्वारा की गई एक भूल का जिक्र भी करना चाहूँगी। वैसे तो हुमायूं ने अपने शासन समय में कई सारी भूलें की थी, जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा था। शायद वह यह इतनी सारी भूलें ना करता तो वह एक लंबे समय तक भारत पर राज कर पाता।
तो यह भूल थी हुमायूं द्वारा सारंगपुर में की गई थी। जब हुमायूं सारंगपुर में होता है तो चित्तौड़ की रानी होती हैं कर्णवती, तो वह उनको सहायता के लिए राखी भेजती हैं, जिसके जवाब में हुमायूं कुछ नहीं करता है और एक अच्छे अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है। यदि हुमायूं उस समय रानी कर्णवती की सहायता कर देता तो उसी समय मुगल और राजपूतों के संबंध बहुत अच्छे हो जाते और हुमायूं को एक अच्छे दोस्त मिल जाते जिसका फ़ायदा उसके बेटे अकबर ने जाकर उठाया था। अब आगे बात करें हुमायूं के तीसरे और सबसे खतरनाक अफ़गान शत्रु, तो वह था शेर खां। तो शेर खां उस समय 1531 ईस्वी में बिहार तथा चुनार का शासक था। उस समय वह एक छोटा मोटा सा शासक था और उसके पास ज़्यादा कोई सेना भी नहीं थी। तो इसको भी हुमायूं की एक भूल कहा जाता है कि भाई हुमायूं का कोई मतलब नहीं बनता था कि भाई छोटे मोटे शासक के साथ टकराना। तो इतिहास में हुमायूं के लिए कहा गया है कि मूर्खता का चतुरता के साथ संघर्ष। लेकिन यह मुगल सम्राट समय समय पर गलतियां करता गया और उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ा। तो इन दोनों के बीच होता है 1532 ईस्वी में चुनार का युद्ध। तो भी 1535 ईस्वी में मुगल सेना निकल पड़ती है और जो शेर खां है उसका चुनार का जो दुर्ग है उसका घेरा डाल देती है। अब घेरा डाल दिया जाता है, 4 मास बीत जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, शेर खां के पास कोई ज़्यादा सैनिक भी नहीं होते और संसाधनों का भी अभाव होता है। तो अब शेर खां बेचारा सामने आकर उसके आगे झुक जाता है और बोलता है और उसके साथ संधि करने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तो आपका दास हूँ और मैं आपको समय समय पर जो मुझसे बन सकेगा वैसी सहायता दूंगा। तो यहाँ पर भी हुमायूं की एक भूल मानी जाती है कि यदि उसने चुनार पर घेरा डाल ही लिया था तो वह उसके साथ युद्ध करके उसको उसी समय शेर खां की शक्ति को कुचल देना चाहिए था, ना कि उसके साथ संधि करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी हुमायूं एक भूल करता है और इस संधि के साथ ही चुनार का घेरा हटा लिया जाता है, या कह लीजिए कि हुमायूं चुनार पर अधिकार कर लेता है। आगे अब नेक्स्ट लड़ाई होती है चौसा की, जो कि 1539 में फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच में होती है। तो जब 1532 में चुनार का घेरा अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो उस टाइम से लेकर 1539 तक शेर खां क्या होता है, अपनी शक्ति में बहुत सारा परिवर्तन कर चुका होता है, अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका होता है, अपनी सैन्य व्यवस्था और दुरुस्त कर चुका होता है, अपनी जो उसके पास संसाधन है उनको भी दुरुस्त कर लेता है और 1539 में आ जाता है चौसा के स्थान पर हुमायूं से युद्ध करने के लिए। यहाँ भी दोनों की सेनाएं 2 मास तक इंतजार करती हैं। फिर अफगान शत्रु शेर खां के हुक्म देने पर जो अफगान जो सेना है वही अपनी तरफ से पहल करती है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ मुगल सेना काफ़ी शक्ति के साथ लड़ती है, लेकिन वह अफगान सेना के सामने हार जाती है और जब हुमायूं अपने आप को हारा हुआ पाता है तो वह घोड़े समेत गंगा नदी में डूब जाता है। वह उस गंगा नदी में डूबकर मर ही जाने वाला होता है। वहीं तभी उसकी हेल्प करता है एक निज़ाम नाम का जलवाहक। ये वही निज़ाम है जो हुमायूं की जान बचाता है और हुमायूं उसकी इस सेवा के बदले में उसे 2 दिन का सम्राट घोषित करता है, या उसको कहता है कि भाई जब मैं कभी राजा बनूंगा तो आप 2 दिन के सम्राट का सुख आप भोगेगा और 2 दिन के लिए आप ही मेरे शासन में सम्राट होंगे। तो अब इससे तो साफ जाहिर है कि चौसा की लड़ाई में शेर खां ही विजय प्राप्त करता है और इस विजय शेर खां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। इस विजय के साथ ही शेर खां का जो भारत पर वह जो सपने देखता था कि भाई मैं ही इसके लिए काबिल हूँ और मैं ही इन मुगलों को भगा दूंगा और भारत में एक अच्छे अफगान राज्य की स्थापना करूँगा, तो जब वह हुमायूं को भगा देता है या हरा देता है तो उसकी जीत तभी से वह अपने आप को शेर खां के स्थान पर शेर शाह कहलाने लगता है और शाह आलम, जिसका अर्थ होता है संसार का सम्राट, उसकी उपाधि धारण करता है। अब
हुमायूं और शेर खां की आखिरी लड़ाई की बात करते हैं तो उनकी आखिरी लड़ाई थी बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई। लड़ाई का कारण था शेर खां के बड़े बेटे कुतुब खां की मृत्यु, जो कि मुगलों द्वारा कुतुब खां को मार दिया जाता है। और जब अपने बेटे कुतुब खां की मृत्यु का समाचार शेर खां सुनता है तो वह बहुत ही क्रोधित होता है और यही इस युद्ध का कारण बनती है। अब जो हुमायूं है, मुग़ल सेना है, वे 1540 में कन्नौज के निकट गंगा के दाएं तट पर डेरा डाल देती है और शेर शाह की जो सेना है वह गंगा नदी के दूसरी तरफ बिलग्राम के निकट पहुंच जाती है। और इन दोनों स्थानों को नाम के मिलाकर ही इस युद्ध का नाम रखा गया है, बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई। शेर शाह के आदेश पर अफगान सेना शत्रुओं पर धावा बोलती है और बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर मुगल सेना भी अपना अदम साहस दिखाती है, लेकिन वह अफगान के सामने ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाती है। अंत में मुगलों की हार होती है और जो अफगान हैं उनको विजय प्राप्त होती है। हजारों की संख्या में मुगल सेना के लोग मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में कुछ लोग नदी में डूबकर मर जाते हैं। हुमायूं बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागता है और वह आगरा की ओर दौड़ जाता है। आगरा से वह फिर दिल्ली और दिल्ली से पंजाब की ओर चला जाता है, जहां शेर खां उसका पीछा करता हुआ इसे पंजाब से सिंध की ओर भगा देता है। इस प्रकार से बच्चों, कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई बहुत ही निर्णायक सिद्ध होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में मुगलों का राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जो अफगान होते हैं वह अपना राज्य पुनः स्थापित कर लेते हैं। अब हुमायूं के देश निकाले की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई शेर खां उसको भारत से, जब ये बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध होता है तो आगरा से लाहौर, लाहौर से पंजाब, पंजाब से सिंध, सिंध से काबुल और काबुल से कंधार अपने देश वापस लौट जाता है और 15 साल का स्ट्रगल करता है। और उसके 15 साल स्ट्रगल करने के बाद वह पुनः 1555 ईस्वी में फिर से भारत आता है। उस समय भारत में 4 अफगान आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं और उस समय तक शेर शाह और उसका पुत्र भी दोनों मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो 1554 ईस्वी में हुमायूं अपने सरदार बैरम खां को साथ लेकर पुनः भारत की ओर रुख करता है, जहां 1555 ईस्वी में वह आसानी से आगरा व दिल्ली को पुनः अधिकार में ले लेता है। लेकिन उसके भाग्य में बहुत दिनों तक राज करना नहीं लिखा था और 1556 ईस्वी में उसकी लाइब्रेरी दीन पनाह की सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हो जाती है और वह हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देता है।